तो एग्ज़ाम ऑफ प्रीकॉर्डियम आज हमने किया था, ठीक है, मेडिसिन का एग्ज़ाम ऑफ प्रीकॉर्डियम। इसमें जो सबसे पहला स्टेप हमारा वो ये है कि हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस अपने करेंगे और साथ इन्फॉर्म कॉन्सेंट ले लेंगे कि मैं आज आपके साथ हूँ और मैं आज आपको मायने करूँगा, पुराना मायने आपको किसी किस्म की भी तकलीफ ही तो आप मुझे बता दीजिएगा और मायने के दौरान आपको कुछ हद तक एक्सपोज भी करूँगा और एक्सपोज भी करूँगा। तो फिर इन्फॉर्म कॉन्सेंट और इंट्रोडक्शन हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा पीछे जनरल इंस्पेक्शन पे। इधर आके सर ने बताया कि जनरल इंस्पेक्शन में मैं कोई स्कारिंग वगैरह देख लूँगा, सिमेट्री देख लूँगा, स्कार्स स्पेशली मेडिसिन है, स्कार पर ज़्यादा फोकस करूँगा, तो स्कार तो कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इंस्पेक्शन के बाद दोबारा इधर आऊँगा और फिर मैं आप ये मेडिसिन है क्योंकि मैं इस मेडिसिन में रहते हुए मैं हैंड्स पे आ जाऊँगा। हैंड्स पे मैं दोनों इस तरह हैंड इनको और पहले मैं इनको ऊपर बिठाऊंगा, वैसे आप लेटे रहो, इनको मैं 45 डिग्री के एंगल पे बिठाऊंगा क्योंकि प्रीकॉर्डियम है, हार्ट है, तो 45 डिग्री पे होंगे, इस तरह लेटे हुए नहीं होंगे। इधर कुछ है नहीं तो भी फिलहाल वैसे थोड़े ऊपर होकर बैठ सकते हैं, पीछे हो बस, पीछे हो जाओ, हाँ बस थोड़ी देर। तो ये वैसे 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करना प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन, सीधा नहीं लिटाना। उसके बाद मैं इनको ऑर्डर दूंगा तो अपने दोनों हाथ इस तरह करें, इस तरह मैं देखूंगा सिमेट्री क्लबिंग वगैरह तो नहीं है, फिर इस तरह भी हाथ देखूंगा, फिर देखूंगा कोई एनीमिया तो नहीं है, एनीमिक वाले हैंड्स तो नहीं है, ये सर ने बताया था। इसके बाद हमने ये करना है एनीमिया वाले इंस्पेक्शन के बाद ये हमने पेरीफ्री में आ जाना है। उसके बाद पेरीफ्री में ये देखने के बाद मैं फिर उनको बताऊँगा एनीमिया देख ली, क्लबिंग देख ली और उसके बाद फिर मैं सॉरी उसके बाद फिर मैं आइज़ पे आ जाऊँगा। फिर मैं कहूँगा कि अपने हाथ से अपनी आँख इस तरह नीचे करें एक तरफ से। हाँ मैं एनीमिया देख लिया, कोई भी रिटॉर्ट स्पॉट्स कुछ भी इस तरह देख ली, दूसरी आँख भी। फिर अपना मुंह खोलें, मुंह खोल के मैंने कोई ऐसी पैथोलॉजी वगैरह देख ली, तो ये 3 चीज़ें होगी। साइनोसिस देख लिया और पेन वाले से। और इस दौरान फिर मैं अगले प्रोसेस को भी माइंड में लाता हुआ फिर मैं इनसे कहूँगा कि अपने दोनों हाथ ऐसे करें और ये फिंगर्स का यूज़ करते हैं, स्पेस जो सर ने बताई की लोकेशन, ये मैं इनकी रेडियो दोनों रेडियल डिले भी देखूंगा और रेडियल पल्स भी दोनों मेजर कर लूँगा। उसके बाद मैं जो है कोलैप्सिंग वाला भी मैनोवर करूँगा इस तरह 45 डिग्री एंगल पे वैसे मेंटेन करके। दूसरा हाथ इधर रख लूँगा, यस दूसरे हाथ से ऐसे एक यहाँ राइट रखा करो, यस सर, दूसरा यहाँ रखा करो, ठीक है। पूछो कोई हाथ में दर्द वगैरह तो नहीं है? ऐसे और ऐसे भी मेजर कर लिया। इस तरह हमारा कोलैप्सिंग मैनोवर वाला कोलैप्सिंग आपने पल्स देख ली सर। तो उसके बाद फिर ये भी देख लिया और उसके बाद फिर सर आपने बताया था कि फिर मैं इनसे कहूँगा कि मैं रेडियो फेमोरल डिले फुल टर्न हो, एग्जामिनर की तरफ कॉन्फिडेंटली कहो, आई वुड लाइक टू चेक द पेशेंट्स रेडियो फेमोरल डिले एंड ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। प्रोसीड, वो कहेंगे कि प्रोसीड नो नीड आगे चले जाएं। तो फिर बीपी के अलावा फिर जब मैं इधर आऊँगा तो इसके बाद फिर मैं इनका जो मेजर करूँगा जेवीपी पे, हाँ जेवीपी पे आऊँगा। मैं कहूँगा अपना मुँह उधर करें, तो मुँह उधर करके मैं इधर इस पॉइंट पे कैरोटिड के साथ ही जेवीपी देखूँगा। और इस पे सर ने बताया भी था कि कैरोटिड का तो सिंगल थ्रश आता है और उसके जो होता है डबल इम्पल्स हमें दिखती है। तो वो मैं इनका मुँह उधर करा के पहले ऐसे देख भी लूँगा और मेजर वगैरह आई गेस वो तो लॉन्ग केस के लिए होता है। फिर आप हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स करके, हाँ फिर मैं इनको अपना मुँह सीधा कर लूँ। तो फिर वैसे मैं इनको इनसे हाथ लगाने से पहले पूछना है पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ पहले मैंने पूछूँ आपको पेट में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है, कहेंगे नहीं है। फिर मैं इनको थोड़ा सा यहाँ तक एक्सपोज आउट करूँगा चेस्ट तक और फिर एक्सपोज मतलब ये कि पूरी शर्ट रिमूव होगी। अच्छा, उस टाइम कोई ऐसे नहीं करना, अच्छा पूरी उतरवा देंगे। एग्जामिनर को हमने ये कहना नहीं मतलब आपने वो पेशेंट भी आपके सामने गंदा है, ठीक है, आपने उतारना है, लाइक एक्सपोज इट। फिर उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्स पे आ जाऊँगा सर, जो हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स करूँगा और फिर उनका मुँह उधर करूँगा और मैं रिफ्लेक्स करते हुए यहाँ देखूँगा कि मुझे जीवीपी में इम्पल्स फील हो रही है या नहीं। ये भी मैंने कर लिया। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट मेडिसिन में ये था कि स्कार्स पे मैंने फोकस करना है सिमेट्री के अलावा। तो स्कार्स पे मैं इस पे देख लूँगा कुछ स्कार्स तो नहीं विजिबल नहीं। और इधर भी आपने बताया था वेन भी हम काटते हैं तो यहाँ भी वो स्कार वगैरह जो होगा पेशेंट का हमें दिख जाएगा, अलॉन्ग विद थोड़ा सा एडिमा वगैरह भी हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद सर फिर हम आ जाएंगे इसकी एपेक्स बीट पैल्पेशन पे आ जाएंगे। पैल्पेशन के लिए निप्पल वाले एरिया से नीचे हम देखेंगे 5th या 6th इंटरकोर्स पे इस तरह हाथ रखेंगे और पाम ऑफ द हैंड आपने बताया था स्टर्नम पे रखेंगे इस तरह। और इस तरह मैं इनकी पूरी एपेक्स बीट देख लूँगा। थोड़ा सा मैं इस तरह नीचे भी जाऊँगा पूरे एरिया को कवर करने के लिए, कार्डियोमेगाली वगैरह में जो डिस्प्लेस होता है वो भी सर इस तरह देख लूँगा। और उसके बाद फिर आपने एक पैटर्न बताया था इस तरह फिंगर से भी उसको पॉइंट आउट, हाँ फिंगर से सर पॉइंट आउट कर लूँगा, इस तरह पॉइंट आउट कर लिया। और फिर आपने बताया था मैं दिखाओगे एग्जामिनर हाँ कि ये लोकलाइज स्पेस है। अब मैं फिर एग्जामिनर के सामने यहाँ से काउंट भी करूँगा
क्लेविकल, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। एग्जामिनर सामने काउंट पे कर लूँगा और फिर उसके बाद दोबारा हैंड इस तरह रख दूँगा। फिर मैं जी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस तरह रखूँगा हाथ, और इस तरह फिर मैं सर एयोर्टिक और ट्राइकस्पिड, अच्छा पैरास्टर्नल हीव देख रहा हूँ, ट्राइकस्पिड यूं करोगे और फिर मैं ये इस तरह अब करूँगा। बेसिकली आप पल्मोनिक और एओर्टिक को हाँ, aortic ट्रेन तो नहीं है। और सर स्पेसिफिकली हाँ ये कर लूँगा बिल्कुल। और ये हमने जी पैटर्न बना लिया। और इसके अलावा सर अब मैं एक एक करके लोकलाइज करके भी इनको स्कल्टेट करूँगा ना। यस, अब तो आपकी देखो आपने ग्राफ रखना है, पैल्पेशन डन, Palpation इंस्पेक्शन शुरू में की ना, इंस्पेक्शन डन, Done. पैल्पेशन डन, ऑस्कल्टेशन। अब ऑस्कल्टेशन पे आ जाऊँगा। ऑस्कल्टेशन पे मैं दोबारा लोकलाइज करके एपेक्स बीट, यस, उसके साथ सर ट्राइकस्पिड दूसरा हाथ कहाँ पे है तुम्हारा? इधर होगा, कैरोटिड पे हाँ, होगा। ये लाइकली लोग फेल होते हैं, पूरी वो ऑस्कल्टेशन कर लेते हैं, उसका हाथ जो होता है वो यूं ही होता है। समझ गया सर, ऑलवेज रिमेंबर कि हाथ यहाँ जाना चाहिए। समझ गया। एपेक्स बीट पे रहते हुए कैरोटिड का मैं इधर मेजर करूँगा, ये लाजमी है सर। उसके बाद फिर साथ ही आपने कहा था माइट्रल, ये आपने जब देखा, आपने एपेक्स स्प्लिट रखी किसके लिए? माइट्रल के लिए। माइट्रल के लिए। आपने माइट्रल एरिया पे रखा, यस सर। देन जो आपने ये वाला हाथ रखा यूं, Yes. फिर ट्राइकस्पिड पे रख लिया, ट्राइकस्पिड पे, फिर यहाँ Tricuspid. ट्राइकस्पिड पे रख फिर लिया, इधर चले जाओगे ऊपर ही, फिर इधर Pulmonic. पल्मोनिक पे आ फिर जाऊँगा, उधर आ जाओगे, फिर राइट साइड पे एयोर्टिक पे आ जाऊँगा। ये आपकी कंप्लीशन हो गई। कंप्लीशन हो गया स्कल्टेशन की। और फिर आप पेशेंट को बेसिकली आप फिर दोबारा से चेंज करोगे इसको, ठीक है? Change कर दूंगा। इसके डायफ्राम से आप इधर चले जाओगे, पीछे वाले एरिया पे। ठीक है? आप जाके उसके बाद किधर जाओगे? आप पेशेंट की अगेन एपेक्स बीट पे चले जाओ। एपेक्स बीट पे रख जाकर दोगे, हाथ फिर किधर रहेगा? इधर हाँ, कैरोटिड ठीक पे है, रख लिया, कैरोटिड पे रहेगा। और पेशेंट को कहोगे थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ जाओ, लेफ्ट में। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, रोल करो, रोल उस इस तरफ रोल करो, ठीक है? और यहाँ पे अब इसको क्या कमांड दोगे? कि ये सांस इंस्पायर भी ले और एक्सपायरेशन भी करे, और रोक ले, एक्सपायरेशन करने के बाद रोक ले, सांस निकालने के बाद रोक ले, तो ये रोकेगा। और एक्सपायरेशन के दौरान लेफ्ट साइड मर्मर आपने बताया था मैं फील Yes. होते हैं, वो इस तरह फील कर लेंगे, और वो भी ऑपोजिट साइड ऑफ द उसको यूज Yes. करके। और ये एपेक्स बीट पे भी कर लूँगा काम। और सर ये काम बाकी 3 एरियाज पे भी करने हैं। ये आपने पेशेंट को कहना है, बैठ जाओ, बैठाओ। यस सर। और अब उसके बाद बैठने के बाद आपने फिर स्टेप को चेंज करना है, फिर change करना है। और आपने कहाँ पे रखने हैं? ट्राइकस्पिड एरिया पे। ट्राइकस्पिड एरिया पे। और फिर हाथ कहाँ पे आपका? हाथ दूसरा, ये ठीक है? दूसरा हाथ यहाँ पे ट्राइकस्पिड पे रखा, इसको को गहरा लंबा सांस अंदर लो, रोक लो। अंदर लेके सांस लेके और ट्राइकस्पिड एरिया कहाँ पे होता है? Tricuspid, राइट। yes, हम sir. राइट साइड के मर्मर को अप्रिशिएट करें, यस सर। ठीक है? फिर उसके बाद डायरेक्ट आ जाओगे एओर्टिक एरिया। एयोर्टिक एरिया तो पे। यहाँ पे इसको क्या कमांड दोगे? यहाँ पे मैं इनको कहूँगा कि सांस निकाले और अंदर लो, अंदर लो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, लेफ्ट, एओर्टा लेफ्ट, एयोर्टा लेफ्ट पे। ठीक है? तो एयोर्टा लेफ्ट पे सर, इसकी लेफ्ट साइड तो ये बन रही है ना, ये aorta। हाँ, लेकिन आपके पास जो वैल्व होता है ना, वो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे समझिए सर, ये ये point। कंफ्यूजन होता है ना बंदे को बिल्कुल। कि यार ये इस तो एयोर्टिक राइट वाले एरिया पे मैं। यस, आपको और फिर लेफ्ट पे भी पल्मोनरी को भी पल्मोनरी के लिए आप क्या करना, उसको कह सकते हो कि गहरा लंबा सांस अंदर लो, अंदर रोक लो। साइड, क्योंकि राइट साइड है तो इंस्पायरेटरी मार्कर विल अप्रिशिएट अगर है। यस सर, ठीक हो ये गया? हमने इन सारे एरियाज पे भी कर लिए ठीक सर। हो गया। इसके फिर क्या बाद करोगे? बैक ऑफ द चेस्ट पे अब आ नहीं, अभी रुको ना, अभी तो जहाँ पे उंगली रखी हुई है एकदम स्टेप को करके दोबारा उसकी कैरोटिड्स पे रखो। हाँ सर, आपने बताया था कैरोटिड पे भी यहाँ स्टेप रखूंगा, इधर से इधर कहोगे थोड़ी देर, उसे कहोगे सांस रोक लो, सांस रोक ले। ताकि आपको अप्रिशिएट हो। कोई हम Appreciate क्या हो। चीज़ देखना चाह रहे हैं यहाँ पे? कैरोटिड को कैरोटिड ब्रूई, ब्रूई देख रहे हैं ठीक दोनों। है? एक साइड पे करोगे, उसे कहो सांस ले लो, फिर दूसरी साइड पे चले फिर आप सांस निकाल दो। अब देखने के बाद मैं से कहूँगा सांस निकाल दो, अभी आपने बताया था सर। फिर मैं अब दोबारा मुँह इधर करके इधर भी वाली कैरोटिड को मैं करूँगा, फिर मैं कहूँगा फिर देखने के बाद सांस निकाल दो। अब कैरोटिड देखने के बाद बैक पे आ जाओ। बैक ऑफ द चेस्ट। बैक पे भी एक्सपोज होगा, बैक पे भी सिर्फ बेस ऑफ द लंग पे भी नीचे Base of the lung। क्रैकल्स एंड क्रेपिटेशन जो होता है वो और हमारे अगर पास। मिल गई तो फिर देखो मिडल लोब में देखो कहाँ तक क्रैप्स है। ठीक है, ठीक हो और गया। बेस ऑफ द लंग पे मैं स्कल्टेशन वगैरह कर लूँगा। उसके बाद सर मैं पेशेंट को 45 पे लिटा के क्या करोगे? 45 डिग्री पे लिटा के अब इधर में आ जाऊँ, इधर आके मैं एडिमा देख लूँगा, स्कारिंग या कुछ देख लूँगा। एडिमा के लिए मैं इनको ऐसे शिन बॉन्ड के अगेंस्ट ऐसे प्रेस करूँगा 4 सेकंड के लिए, 1 2 3 और 4। उसके बाद फिर आपने कहा था ऐसे फिंगर फेर के देखना कुछ, हाँ तो एडिमा नहीं है। और उसके बाद फिर मैं एंड पे इधर आके इनको ग्रीड करके अनएक्सपोज करके, नहीं अनएक्सपोज नहीं, सॉरी एक्सपोज था तो हाँ कवर अप कवर अप करोगे इनको, Cover up। ठीक है? इनको जो कमीज उतारी है वो इनके हाथ में देनी है। देनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? अपने हाथों को क्लीन करना है। Clean करना है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद आपने कहना है कि आई हैव कंप्लीटेड माय, कंप्लीट आपने जिस तरह बताया था वो प्रेजेंटेशन पूरी वो फिर बेसिकली फिर जब पहले आप ग्रीड करने के बाद आप करने के बाद हो फिर गया? एग्जामिनर की तरफ हम आप यूँ मोड़ोगे तो आप नहीं आप मोड़ोगे तो आपको आई हैव कंप्लीटेड माय एग्जामिनेशन। एग्जामिनर फिर कहेगा कि ओके व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, ये आपका वाइवा स्टार्ट हो गया।
ग्रीट करने के बाद पेशेंट हाँ, को साथ वो तो फिर हम एग्जामिनर ट्रैक करते हैं। आपने फिर एग्जामिनर की तरफ कॉन्फिडेंटली मेरे थोड़े क्या अपनी बात ठीक हो गया। थैंक यू सर। बस मैंने कहा साथ साथ ही रिवाइज जरूर लिखो। What is your positive findings in this patient? तो आप स्टार्ट करोगे, आई हैव एग्जामिन दिस जेंटलमैन, नेम दिस, एज दिस, उसके बाद आप कमेंट करोगे क्या कि पल्सेस वर इक्वली नॉर्मल। ठीक है, अब अपने माइंड में आपने करना है कि पल्सेस स्टार्ट किया था ना आपने, पल्सेस वर इक्वली नॉर्मल, देयर वर नो पैलर जॉइंटिस्ट, ठीक हो गया, नो फाइन ट्रेमर्स। फिर उसके बाद आपने कहना है कि पेशेंट हैज नो रेज्ड जेवीपी, ठीक हो गया। देन आप उसके बाद आओगे पैल्पेशन पे, एपेक्स बीट वाज located at the fifth intercostal space mid clavicular line, there was no thrill or heave, ठीक है, वो heave और thrill मुझे नहीं मिली। फिर उसके बाद during auscultation heart sounds were normal, ठीक हो गया, there were no audible murmur were heard, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने auscultation पे भी कर लिया, फिर उसके बाद आप लास्ट कमेंट क्या करोगे, there is no stigmata of इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि देखो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ा होगा ना आप लोगों ने सर, जब भी आप वेल्व पढ़ते हो उसमें आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ा है, तो आपने ये कमेंट जरूर करना है कि देयर इज नो पेरिफेरल स्टिग्मेटा ऑफ, व्हाट इज द पेरिफेरल स्टिग्मेटा ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ऑस्लर नोड्स, स्प्लिंटर हेमरेजेस, ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। और वो जो आपके रॉड स्पॉट होता है आई में, ठीक है, आप आई जब कर रहे हो तो आप बेसिकली ये चीज देख रहे हो, तो आप कहोगे देयर इज नो पेरिफेरल स्टिग्मेटा ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नो पैलर, नो पेरिफेरल एडिमा, सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? कुछ है ही नहीं इसमें तो। सो दिस इज अ क्लासिकल नॉर्मल CVS एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये नहीं कहना है कि मुझे कुछ नहीं मिला, दिस इज अ नॉर्मल CVS। आप अगर कहोगे कुछ नहीं मिला तो कहेंगे पेशेंट क्या डेड था, आपने ये कहना है कि पेशेंट हैज नो क्लासिकल फीचर्स ऑफ हार्ट फेलियर, नो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, माय CVS एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक हो गया, गुजारा कुछ चेक करने के लिए आप ऐसे भी हाथ रख सकते हो, ठीक हो गया, और उसके बाद आप अपने हाथ को ऐसे रखो, ठीक है, तो कोई थ्रिल वगैरह तो नहीं आ रहा, क्योंकि एओर्टिक एरियाज में थ्रिल आते हैं, ट्राइकस्पिड एरिया में हमारे पास क्या आती है, हीव आती है, तो ये याद रखना है, कभी भी एओर्टिक पे कमेंट करके हीव ना कह देना, तो कहेंगे कि नहीं पता, कभी भी ट्राइकस्पिड पे जाके थ्रिल मत बोल देना, एओर्टिक पे जब भी जाओ तो थ्रिल का कमेंट कर लेना, एओर्टिक एरिया पे कोई थ्रिल नहीं मिला, ट्राइकस्पिड एरिया पे जब भी आओ तो थ्रिल ना यूज करना, कहना कि हीव नहीं मिला, ठीक है। और जब भी आप इसको एपेक्स बीट को करो तो आपने टैपिंग का वर्ड में टैपिंग नहीं करना, ठीक हो गया। जब आपने पैल्पेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, ऑस्कल्टेशन, ठीक है, तो जो एपेक्स बीट आपने निकाली है अपनी पैल्पेशन से, आपने एपेक्स बीट पे स्टेप रखना है, और दूसरा हैंड कहाँ आएगा आपका, इंट्राजुगुलर कैरोटिड पे आएगा, और फिर उसके बाद आप ट्राइकस्पिड पे रखोगे, ट्राइकस्पिड। क्या है ना वीडियो पे लगा दिया इसकी शक्ल दिखा दें। पहले एपेक्स बीट फिर मैंने ऐसे आगे
बाद में एग्जामिनर के सामने एपेक्स बीट लोकलाइज्ड क्या मेरी आंख आपको देख रही है। जी पैटर्न, इसके बाद फिर मैं क्या सुने अब मरमर्स के लिए इसकी वैल्यूज चिल कर ऐसे घुमाए ना, चिल कर यस सर, समझ गए। अच्छा, जब आप ठीक कर रहे हो तो क्रोकेट का हाथ ला के यस सर, वो भी जल्दी में भूल गया कि ये बड़ा है तो 2 मिनट। उसके बाद सर कैरोटिड डिले भी देखना है। हाँ कैरोटिड ब्रूई सर, यस सर। एक सेकंड, वो सर इस बेल से हम देखेंगे ना, दोनों से देख सकते और इसके बाद यस सर, फिर मैं इनके स्टमक पे आ जाऊँगा, एक्सपोज होगा उस टाइम। और यस सर, जीवीपी भी कर दी थी। पैटर रिफ्लेक्स में इस तरह दबाऊँगा। मैयर भी करनी होती है। यस सर, आप स्केल और पेंसिल। स्केल फिर आ जाती है। ठीक है। अभी पैटर Expose रिफ्लेक्स करना है? मैं करूँगा ऐसे करके सबर और- मुंह उधर करूँ। डॉक्टर नहीं डॉक्टर को दे, यूट्यूब में जी फेमस हो सर, जाएगा। हो गया। वैसे उन्होंने सर हमें कल मैयर वैसे करवाई नहीं थी ट्रेनिंग सर, करानी करवानी है। आपकी कमांड है ना, प्रीकॉर्डियम घूमना ये। यस सर, अब ये पैटर रिफ्लेक्स वाला कर लिया। और यस सर, और इसमें सर ने कहा था कि स्कारिंग वगैरह हमने देखनी है, और यहाँ भी इधर स्कारिंग। इधर करें। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी जेबी आ रही होगी ना, रेज आ रही होगी। यस सर, तो आपने ना इधर रखना है, मैनिपुलर स्टर्नाई पे यहाँ पे रखना है तक। Yes, ठीक sir. है, और इससे ना मैयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये GVP पे GVP, तो ये जहाँ पे जितनी भी आती है 3 सेंटीमीटर आती है Normal. तो क्लेविकल से नीचे जो है 5 सेंटीमीटर आपकी जेबी होती है, उसके अंदर 3 ऐड कर दो, सही। तो वो आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर 8 से ज़्यादा हो तो रेज्ड। और सर एग्जामिनर को हम क्या बताएंगे कितनी हमारे पास हुई है? 8। आपने ये बताना है कि 8 सेंटीमीटर, जेवीपी इज 8 सेंटीमीटर, Yes, लेकिन sir. मैयर जरूर करनी है। आई विल गो मैयर द जेवीपी लाजमी मैयर करनी है। ठीक है, Yes, sir. कमांड में आपका CVS का जो पूरा पोर्शन है प्रीकॉर्डियम, उसमें इंक्लूडेड। और सर स्कारिंग हमने देख ली, और सर ने कहा था यहाँ भी देखना है, क्योंकि यहाँ से हम वेन काटते हैं तो यहाँ कोई स्कार वगैरह तो नहीं है। और सर उसके बाद यहाँ से ओके हो गया, फिर यहाँ से एडिमा सर ने कहा था शिन बाउंड के अंदर 4 सेकंड के लिए यहाँ प्रेस करूँगा मैं, और उसके बाद यहाँ से मैं ऐसे देखूँ कोई डिप तो नहीं आ रहा, और यहाँ फिर एडिमा देखने के बाद फिर मैं इनको जो एक्सपोज किया होगा करके रीड करके कंक्लूड कर दूँगा प्रीकॉर्डियम की एग्जामिनेशन। अच्छा, अब आपने कंप्लीट सही किया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चलिए डेफिशिएंसी 4 मिनट and 50 seconds. अच्छा, जब आपका एग्जाम होता है ना, अगर आपको एग्जाम में आ रही कमांड प्रीकॉर्डियम, तो डायरेक्ट आपके ना प्रीकॉर्डियम में ही चले जाओ। अच्छा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में बीपी वगैरह में टाइम ज़ाया करेंगे तो फिर आपका वो स्टेशन रहेगा। सर ने कहा था करना नहीं है, लेकिन सर ने कहा था एग्जामिनर को बताना कि आई कैन गो फॉर दैट। एंड पे चलते हैं। एंड पे जब ये सारा करके अगर आपके पास 1 मिनट बच रहा है तो आप पल्स वगैरह पे टाइम लगा लो। Yes, मेन sir. तो आपकी कमांड आएगी ना, एग्जामिन द प्रीकॉर्डियम। Precaudium. तो आपने उसमें एपेक्स बीट और ये सारी चीज़ें करके ना ज़्यादा टाइम इधर लगाना। ठीक है, और इनको थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये 45 भी पूरा हाँ नहीं है। 45 डिग्री पे हमने चलो, जो भी आपकी सीरियस की कंडीशन है वो 45 पे होगी। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, अब आप आ जाए। जैसा ठीक है, इधर लेटे रहो। अच्छा, जितना सीरियस हो गया ये लो सर उसको सर का। खड़ी हो जाओ। 5 मिनट का स्टेशन है। चलो स्टार्ट। स्टार्ट करो। मैं तो एग्जाम से ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, करते जाओ। मैं देख रहा हूँ एग्जाम में। अच्छा, एग्जाम में सिर्फ बातें नहीं करनी, अपना परफॉर्म करते हो, सिर्फ देख लो और नंबर लगा रहा हूँ। मुंह खुलवा दो।
कंसेंट कौन सा? आपके एंड में ये सीक्वेंस आपको सारी कहते हैं राइट साइडेड अप्रोच, कंसेंट और प्री इंस्पेक्शन। एक्सपोजर की बात है, एक्सपोजर में आईटी शर्ट ऑफ करा देनी है, लेकिन वो एग्जामिनर की मर्जी पे होता है। बाद में कहते हैं नहीं आप किसी के ऊपर से एग्जामिन करेंगे, लेकिन आपने बताना है। नेक्स्ट आपने फुल टाइम को जाना है, कहाँ से देखना है, फिर आपने राइट साइड फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। ये तो आपने लाजमी हर एग्जामिनेशन। यस सर। फिर आपका इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये 4 पॉइंट्स लाजमी है। इसमें परकशन नहीं होती, लेकिन आपकी बाकी स्टेप्स वैसी है, डायरेक्ट आपने स्टेप नहीं लगाना। ठीक हो गया? तो पहले आपने इंस्पेक्शन करनी है, इधर से आके उन्होंने ठीक किया तो उनका काफ़ी बेटर था, लेकिन आपने मिक्स कर। अच्छा अब आप आ जाए तसली से आपको कमांड आती है एग्जामिनर प्रीकॉर्डियल ऑफ दिस पेशेंट। हाँ, तो एग्जामिनर आपको कमांड देके स्टार्ट करो। प्रीकॉर्डियल एग्जामिनर प्रीकॉर्डियल सीवीएस अलग है, प्रीकॉर्डियल अलग है। यस तो सर। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अच्छा शाम को मेरे को रक्षा करना है। मैं आपकी माने के लिए पुराने माना आपकी तकलीफ नहीं होगी, अगर तकलीफ होती है तो आप जो लेट है अब दोबारा से स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रक्षा कुमार है। मैं आपको मानी करूँगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, अगर कोई तकलीफ हुई तो आपने मुझे रोक देना। ठीक है? हाथ देखने देखोगे पहले हैंड देखने हैं, कोई स्कार वगैरह तो नहीं है वो बाद में है। सर? एपेक्स स्पीड पर वेट करेंगे। सर डॉक्टर पैरास्टीन चेक करते हैं इसे चेक और लोकलाइजिंग कहाँ पे आए ये सब इस तरह लोकलाइज नहीं वो फिंगर के साथ जहाँ पे आपको मैक्सिमम कार्डिक पल्सेशन कैन बी फेल्ट, तो उसको लोकलाइज करने के कहाँ पे। अच्छा आपको सभी से देख भी लेंगे, गलतियाँ भी बताएंगे। सर इन्होंने हैंड, आईज और माउथ को नहीं देखा, डायरेक्ट आ गया पहले। किसी की ना अपनी होती, लेकिन हमारी होती है कि आपने प्रीकॉर्डियम को पहले कर दिया। Yes, sir. तो बीपी रह भी कहना, लेकिन प्रीकॉर्डियम रह गया तो कोई फेल हो। वो तो शायद सीपीएस और सर हमने यहाँ से इंटरकोस्टल स्पेस गिन के भी गाना था। वही सिखा है Yes. करने तो दो बेचारे नहीं हो गया ना, मैंने कर लिया सर, ये हो गया। अच्छा ठीक है वो तो उसके लिए ना सर जो करना चाहिए। यस, नहीं वो करना होता है एग्जामिनर के सामने। अच्छा सर अब परमिशन अब अस्कल्टेशन उन्हीं पॉइंट्स पे जहाँ हाथ रखे थे। नहीं अच्छा इसलिए ना आपने किलोमीटर का हाथ रखना होता है। टाइमिंग पे किलोमीटर से आप टाइमिंग करते हो ना, S1 S2 की टाइमिंग Yes, sir. करते हो विद द मतलब। यस सर, S1 S2 S1 सर ये मरमर की टाइमिंग्स आप बता सकते कैसे हम करते हैं? मैंने पढ़ा था आफ्टर सिस्टोल एंड आफ्टर डायस्टोल। डिफरेंट टाइप्स होती है, लेकिन आपने टाइमिंग रोटेट के साथ करना है। रोटेट की पहली आपको S1 है, दूसरी आती है S2। यस सर, उसके साथ बीच में कोई मरमर आता है, यस सर, sound आता है, तो वो आपने इसके साथ टाइमिंग जरूर करनी है। समझ गया। वो तो ठीक हो ना हो अलग चीज़ है, लेकिन टाइमिंग जरूर। और फिर कैरोटिड डिले भी हमने देख लिया। ऐसे ही कहाँ से पहले JVP प्रिपेयर JVP 5 के साथ क्लास करते हैं।
ये मैनिपुलर स्टेरनाई है यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे क्लेविकल से नीचे होती है क्लेविकल से नीचे उससे ऊपर आ रही है ना वो आपने प्लस करती है यस सर 3 है तो वो उसमें टोटल 8 नॉर्मल सेंटीमीटर पेशेंट में नहीं आ रही होती ठीक है जेबी की भी नजर नहीं आती जो भी आपकी फाइंडिंग है ना ये सिर्फ पेशेंट की सर नॉर्मल 8 सेंटीमीटर कहेंगे ना 3 प्लस नीचे 5 सेंटीमीटर लेकिन नॉर्मल पेशेंट में नजर नहीं आती ठीक है सर वो सिर्फ वैसे एग्जामिनर में हम क्या सर प्रैक्टिस के लिए पेशेंट्स में ये फाइंडिंग्स पेशेंट्स समझ गए सर ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए या कुछ स्टेप्स ठीक है अच्छा नेक्स्ट आप आ जाओ हाँ एग्जामिनेशन करना चाह रहे हो पेशेंट का लोग आप पेशेंट ले जाओ राइट फोर बनना मेरा नाम डॉक्टर यासीन चलो एक अब स्टार्ट स्टार्ट मेरा नाम डॉक्टर यासीन है मैं आपको मुआयना करूँगा उम्मीद है आप तावन करेंगे आपको कोई तकलीफ हो आपको मुझे सुमंदा आप ये तो आपको पक्का फेल कराएगा कर रहा है जल्दी कर उसको हंसना दो बस हो गया अच्छा जेबी ना पहले कर दिया जेबी मैंने पहले कर दिया फिर ऑस्कल्टेशन पे एंड पे पहले जेबी का फिर अपना लगा है आपने शो करने का मेरे को तो वीडियो की है इंस्पेक्शन पैल्पेशन परकशन विजिबल स्कार्स तो हैं सर यस सर ये याद रखते हैं बात करता है एग्जामिनर ऐसे करता है कि ना राइट साइड से दीवार के साथ लगा हुआ है तो आप लोग कहते हैं उधर प्रिकॉशन तो आप दीवार देखिए लेफ्ट साइड पे पेशेंट की राइट साइड पे ही आना है ठीक है ये याद रखिए यस सर Sir, there is no space. I will do the evacuation from the right side. From the left side, it's not possible. तो आप डायरेक्ट उसको वहीं पे रोक दें तो एग्जामिनर को खुद भी समझ आया कि स्टूडेंट चला क्योंकि उसने ये शरारत की इसीलिए कि नहीं बचे ना अब लेफ्ट साइड पे चले तो दीवार के साथ लगी हुई और वो जगह दूसरा रिकॉर्डिंग बहुत बार भी स्टेज के साथ एग्जामिनेशन में वो शरारत करते हैं इसकी ना ये मर्जी आपको परेशानी होगी तो आप इसमें ना चेंज नहीं करते मतलब दूसरी साइड पर तो आप इस तरह से सुन रहे हो एग्जामिनर ने तो खुद इस तरफ लगाई होती है तो वो कहते हैं कि तो स्टेट बंद है और ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है तो ड्रामा भी ऐसे कर रहे हैं चलाकी से कि पता है कि नहीं कोई चीज़ ठीक भी नहीं हो रही लेकिन ये वो फिर ना माइंड करता है इवन पार्ट 2 में ऐसे होता है वहाँ पे केस था डेक्स्ट्रोकार्डिया का यस सर पता होगा डेक्स्ट्रोकार्डिया राइट साइड तो वो उन्होंने रखा हुआ था एग्जामिनर ने वो भी नॉर्मल पेशेंट आए सामने का लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉसेस लगे हुए सारे पार्ट 2 का एग्जाम है सारे फेल क्योंकि एबिट भी थी वो उसका जो आपका कार्टाजिनर सिंड्रोम नहीं होता जिसे तो उसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया और उसमें सब कुछ उल्टा रिवर्स होता है मिरर इमेज तो वो सारे स्टूडेंट्स आए पार्ट 2 देखने आए सब ने उसकी एपेक्स को लेफ्ट की बजाय राइट बता दी तो बताना ये था वो सब गलत बताना किसी ने भी ठीक नहीं ये वाली चीज़ क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ना चीज़ें आपको टेस्ट करने के लिए देख ले कुछ अच्छे स्टूडेंट्स में होते हैं जो ठीक कर लेते हैं लेकिन वो एक आदमी होता है बहुत रेयर हो जाते हैं ना बाजार बंदा आया वो सब कह रहे हैं लेफ्ट फेस डेंटल कॉस्ट रूम को लगा के उधर ही होगी एग्जामिनर को पता है कि इसको मैंने राइट साइड पे इसने टिक कर दी और सब कुछ लेफ्ट का बता दिया वो सारे फेल तो डेक्स्ट्रोकार्डिया का आपका वो एग्जामिनर खुद चुनता है ना उसको पता होता है कि एक बार पेशेंट होता है हॉस्पिटल में या उसने रखा होता है तो वो लाजमी आपके पार्ट 2 के एग्जामिनर डेक्स्ट्रोकार्डिया तो आप लोगों को लगता है इसकी एवरेज स्पीड लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्ट में वो राइट साइड फिर आप कहते हैं क्यों सुनिए तो अटेम्प्ट्स लागू नहीं होती ना उनकी उसकी वजह भी यही होती है कि उनको ठीक नहीं होता फाइंडिंग नहीं होती
इस लेवल पे कोई फाइंडिंग नहीं पूछता, लेकिन पार्ट 2 के लेवल पे आपको फाइंडिंग आनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो क्योंकि आप एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हो तो फिर आपसे कोई ब्लंडर या गलती की गुंजाइश है नहीं। तो आप लोगों ने इस चीज़ पर गौर कर ये आपकी बहुत बिगनर है आपका, या फाइनल ईयर में अभी आपने आगे पता नहीं कितनी स्ट्रगल करनी है, और इस टाइम के बाद आपको पार्ट 2 क्लियर हो, वो भी एक अलमिया है, क्योंकि लगे रहते हैं लोग ना, अभी भी लगे हैं। तो किसी की 9वीं अटेम्प्ट चल रही है, किसी की तो बहुत ही रेयर होता है कि आपकी पहली अटेम्प्ट में आपका पार्ट 2 क्लियर हो। तो उसमें केसेस भी बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे याद है कि मैं प्लेन्स में गया था अपने लॉन्ग केस तैयार करने, तो एक बच्चा था इसी तरह 15 साल का, तो उसकी सिर्फ एक चीज़ नहीं आ रही थी, उसकी राइट साइड पे रेडियल आर्टरी कर्वेट हुई, बच्चा नॉर्मल खा पी रहा है, तो उसका वहाँ पे लॉन्ग केस में डायग्नोसिस था, हिस्ट्री भी देगी, कुछ भी नहीं था, बस एक एग्जामिनेशन पे रेडियल आर्टरी आपकी कर्वेट हुई। तो क्या हो सकता है? टाटा गास्को आर्टराइटिस का नाम सुनिए, पल्स टेस्ट जो डिजीज होती है, तो उसकी ना एक पल्स नहीं मिल रही थी। अब देखिए क्या केस है, अगर आपको पता ही ना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसकी पूरी भी हिस्ट्री रही, एग्जामिनेशन का रिजल्ट कुछ, उसमें ना पूरी चीज़ों में एक रेडियल आर्टरी की आपको पल्स मिली। बच्चा ठीक लगा 15 साल का, तो वो जितने भी सारे कैंडिडेट्स थे वो कहते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं था, पल्स नहीं मिली। बहुत मतलब रेयर होता है, मुश्किल होता है। तो जब आप इस लेवल पे जा रहे होते हैं तब वो आपके लिए कोई ऐसी चीज़ ही रखते हैं, तो आपकी बुक पढ़ने से आप नहीं हो सकते। वो पेशेंट जितने आप देखेंगे, जितना आप पेशेंट के साथ घुले मिलेंगे, तो वो आपको फिर आप उस लेवल के डॉक्टर बन सकते हैं कि जहाँ आपको हर चीज़ ठीक हो जाए। कल एक बाबा जी आए थे नागपुर दिया, मैं ड्यूटी पे था, तो उसका था जीसीएस ड्रॉप हुआ अचानक से ना, पिछले 2 दिन से बेड रिटर्न था, खाना पीना खा रहा था, तो उसका जब हमने सीटी कराया तो उसमें नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, यानी आइडिया नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, बच्चों वाला तो एक होता है हाइड्रोसेफेलस, बड़ों में क्या होता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस? कोई किसी को नाम सुना? प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है, सर प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन उसमें हाइड्रोसेफेलस आई गेस डेवलप है। हाइड्रोसेफेलस में ना वेंट्रिकल्स आपके इंलार्ज, यस सर, ठीक है, ये बड़ों के अंदर होता है, अडल्ट्स में होता है, क्योंकि आप एज अ मेडिसिन में काम कर रहे हो। वो 85 ईयर के बाबा जी थे, उनका ना जो CSF था वो कोलैप्स हो गया था, और उनका ना ब्रेन एट्रोफी हुआ था, सिनाइल जो आप कहते हैं चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके बाद ना प्रेशर उनका बढ़ गया, जिसकी वजह से ना ब्रेन सेरिब्रल एडीमा हो गया, बड़ा पुश होना स्टार्ट है। तो वो केस न्यूरो सर्जरी का था, फिर मैंने आपको न्यूरो सर्जन डॉक्टर वसीम हैं उनको लेजॉन किया, तो उसमें वो डालते हैं बीपी शाइन, लेकिन बड़ों में भी उसको कहते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। उसमें आपने कोई एंटीबायोटिक्स या मेडिकल का रोल है, लेकिन वो इतना लिमिटेड है, अगर उसको ज़्यादा डिले करें तो पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन एट्रोफी हो गया और तो ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, तो उसमें आपने बीपी शाइन कर दिया। बीपी शाइन से क्या बनता है? तो उसमें अडल्ट के होते हैं, प्रेशर जो होता है ना वो नाम उसका MPH के नाम से। तो केसेस देखने से आपको आते हैं, जितने आप केसेस देखोगे रेयर। अब आपको टाटा गास्को आर्टराइटिस का पता है कि बच्चा ले लिए बोली रहा था इम्यूरान जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, तो इस तरह का केस पड़ा होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो फाइंडिंग्स वगैरह अभी बहुत बिगनर है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपने इसके बात कर रहे हैं, तो वो विद द टाइम ही आएगा। मतलब ये नहीं है कि आज आप कहें कि मैं इसके लेवल पे आ जाऊँ और उसके लेवल पे आ जाऊँ, आप नहीं हो सकते। मतलब लिमिटेड नॉलेज होता है, किताब पढ़ के नहीं होता। मैं अभी आप ही जब स्टेज पे उठा था तो मैं कहता था ये इसको क्यों आता है, मुझे क्यों नहीं आता, शायद मैंने किताब की इतनी पढ़ी, लेकिन किताब पढ़ के आप नहीं उसके लेवल पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो फील्ड में प्रैक्टिकल उसने चीज़ें देखी नहीं है, तो वो आपको विद टाइम ही है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, विद टाइम ही चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो अभी फिर आपको एग्जामिनेशन करा देते हैं। सबसे पहले आपका अच्छा, ये कमांड आती है। अच्छा, CBS की जो एग्जामिनेशन है वो ज़रा डिफरेंट होती है
आप पल्स, बीपी और ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन उसमें हमें सारी पल्सेस देखनी होती हैं, डायरेक्ट पल्सेस देखनी होती हैं और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होता है, रेडियो ये आप कहते हैं एग्जामिन द सीरियस ऑफ दिस पेशेंट, लॉन्ग केस का। शॉर्ट केस क्या होता है, एग्जामिन द प्रीकॉर्डियम ऑफ दिस पेशेंट, तो उसमें आपके सिर्फ 5 मिनट होंगे। एग्जामिनर भी आपको 5 मिनट देता है। लॉन्ग केस में आपकी जो डिवीजन होती है वो डिफरेंट होती है, आधे घंटे का केस होता है। तो शॉर्ट केस है ना, वो आपका 5 मिनट, 4 स्टेशन होते हैं। सीवी इसका आपका प्रीकॉर्डियम का आ जाता है, आपका स्प्लीन, लिवर को परफेक्शन आ जाती है, या क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं, या सेरेब्रल साइंस आ जाते हैं। वो 5 मिनट का छोटा सा स्टेशन है, वो इतना लंबा एक्सटेंड नहीं होता। इसमें आपको कमांड आती है शॉर्ट केस के लिए, एग्जामिन द प्रीकॉर्डियम ऑफ दिस पेशेंट। हम स्टॉप और ये होते हैं एग्जामिनर से ना, आपने वो बस सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एग्जामिनर होता है साइलेंटली खड़ा होकर कि आप क्या कर रहे हैं, कौन से स्टेप्स कर रहे हैं, कहाँ आपने कोई स्टेप, वो उसकी मर्जी होता है। आपको उससे बार बार वो करेंगे ना कि सर मैं अब ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। आपने साइलेंटली जो उसने कमांड दी है उसको फॉलो करना होता है। आप एज अ डॉक्टर पेशेंट हो, मतलब आपने उसको इग्नोर कर देना, तो ये भी आता है। हाँ, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है, जैसे अभी इसने कमीज पहनी है और आप चाह रहे कि मैं एग्जामिनेशन से पहले इनको आईटी एक्सपोजर पूरा हो, तो आप मुझसे अच्छी तरीके से पूछें सर आई विल ट्राई टू गिव प्रॉपर एक्सपोजर, बट आफ्टर द अप्रूवल मैं इसको एक्सपोज कर सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें, अदरवाइज अगर टू द एग्जामिनेशन हो। तो एग्जामिनर की मर्जी हो गई, हाँ आप इसको कर लें या आप इसको एक्सपोज करें। वो आईटी एग्जाम में कमीज ऑफ ही होगी, जब आप आ रहे होते हैं ना, कमीज आपके लिए स्टेशन पर रुकी होती है। बाद लॉन्ग केस में आपको एक्सपोज करना है, ठीक होगा। तो सबसे पहले आपने आना है अपना इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक तो राइट साइड अप्रोच है। तो आपने सबसे पहले आपने डॉक्टर करनी है की तरफ से आपको अगर प्रोवाइड करना आपको कोई घर पे बुकिंग होगी तो आप मुझे फॉरन बता देना, हम वहीं पे ही मानना। तो ये आपका लीड भी हो गया, कंसेंट भी हो गया, और एम्पैथेटिक वे में आपने उनसे पूछ लिया कि आपको कोई दर्द वगैरह तो हम मानना रोक देंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टेस्ट पे आ जाना और आईटी एग्जामिनर को कह देना that exposure being of particularly I would like to do the proper exposure of this patient. Sir, kindly if you allow, I can continue the examination of this patient from without exposure. अब वो patient की एग्जामिनर की मर्जी के एक्सपोज कराता है, आईटी का शर्ट छूट गया तो वो आप उसको बता देंगे, तो फिर आप इंस्पेक्शन। अच्छा, इंस्पेक्शन में आपने ना कम से कम इनको 15-20 जो 1-2 मिनट 1 मिनट का एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन में जल्दी से करते हैं। आप यहाँ खड़े होकर देख लें, चेस्ट मूवमेंट देख लें, कोई डिफॉर्मिटी देख लें, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, कोई विजिबल वेन्स देख लें, स्कार मार्क्स देख लें। इंस्पेक्शन आपने करनी है, इवन रेस्ट बाय रेट भी आपने खड़े यहीं पे कर लेना है। उसको लगे कि आपने कर लें, मूवमेंट्स देख लें, कोई डिफॉर्मिटी है जैसे कि कोई स्कार मार्क्स है, विजिबल वेन्स है, एक जनरल अपीयरेंस देख लें, ठीक हो गया। यहाँ से करके आपको नेक्स्ट आपने घड़ी भी आप करके देख सकते हैं कि मैंने इसका रेस्पिरेटरी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी राइटिंग भी है, लेकिन वो ये कि आपकी चीज़ें एग्जामिनर नोट कर रहा है। आपने एग्जामिनर से तो बात करनी नहीं है जब तक आपको बहुत ही नीड ना हो, वो वहाँ खड़ा हो आपको ऑब्जर्व कर। तो आपने जो टाइम पे सारा देख लेना है, एक ओवरव्यू देख लेना है, रेस्पिरेटरी रेट, स्कार मार्क, वेन्स, कोई चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, हाइपोस्कोलियोसिस, वो सब ध्यान से देखें। नेक्स्ट जेबीबी वगैरह भी वहीं से देख लें कि वो डिस्निक तो नहीं है, एक्सेसिव मसल तो यूज नहीं कर रहा। फिर आप राइट साइड पर पेशेंट की है और फिर यहाँ से भी एक ऑब्जर्वेशन करिए कि मतलब लगे कि आप कुछ कर नहीं, मतलब ये नहीं कि खड़े हो बस करें, उसको थोड़ा ध्यान में करेंगे। अच्छा, अब आपकी इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन के बाद ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन से पहले ना आप ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी क्या देखते हैं, कोई चेस्ट ट्यूब तो नहीं डली थी, कोई थोड़ा पार्ट नहीं है, चेस्ट ट्यूब का कोई निशान तो नहीं है यहाँ पे, चेस्ट इंडिकेशन। वो एक आपका एग्जामिनर को पॉइंट बताया कि इसकी ना ये लोग साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे कोई डिफॉर्मिटी के साथ ही चेस्ट ट्यूब पहले तो नहीं डली, वो आपने देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने हाथों को, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में होता है, हाथ लगाने से पहले हाथों को
थोड़ा सा यूँ करके ना गर्म कर दो ताकि उसको लगे कि ठंडे हाथ में, ठीक है। अच्छा, आपको कहीं वो जिसम में दर्द नहीं हो रहा, अगर तो कहीं दर्द हो रहा है तो उस एरिया को सबसे एंड पे करें, ठीक है ना। हाथ पूरा यहाँ रखिएगा, खुद भी रखिएगा, थोड़ा सा रखिएगा, फिर आपने इसको लोकलाइज कर देना, कहीं भी इधर ही लोकलाइज कर लेना है। फिर ये आपका मैनिपुलर स्टेटनाई है, इसके सामने सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ये आपको पता चल गया, फिफ्थ के अंदर आ रहा है। फिर आपने क्लैविकल जो है ना उसके साथ देख लेना, क्लैविकल के ऊपर हाथ लगाना है और उसके मिड में लेके जाना आपने ये मिड क्लैविकल, ठीक है। बाज़ बार एपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड भी होती है, ठीक है। तो एपेक्स बीट की डेफिनेशन इज द मोस्ट आउटर मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट ऑफ द हार्ट वेयर द मैक्सिमम कार्डिक impulse can be felt। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे कार्डिक इम्पल्स मैक्सिमम फैल्ट है। एपेक्स बीट आपने लोकलाइज करें। अब एपेक्स बीट लोकलाइज करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे पैरास्टर्नल ईव और थ्रिल की लीड होती है, ठीक है। यूँ करके बाद लोग यूँ करके रखते हैं, यूँ करके रखते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि इसमें कोई वो नहीं। तो आपने यूँ करके थोड़ा रखेंगे, अगर यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रही है तो दिस इज पैरास्टर्नल ईव, और अगर हाथ उठ गया तो वो थ्रिल है, मतलब थोड़ी सी ना ऊपर बाउंस ही करेगी तो वो थ्रिल है। अगर थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो तो वो हीव है। हीव के नाम से ही थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हीविंग है या थ्रिल है। तो आपने ना जब आपने एपेक्स बीट के ऊपर भी लोकलाइज किया था तो उसका भी कैरेक्टर होता है, एपेक्स बीट टैपिंग भी होती है, हीविंग भी होती है। तो वो जब आपने हाथ रखा तो उस वक्त आपको पता चल गया कि एपेक्स बीट हीविंग है, टैपिंग है, तो वो भी आपने कैरेक्टर उसी वक्त देख लिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पैरास्टर्नल हीव और थ्रिल दोनों जगह पे करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्योंकि अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हाथ से करें, तो आपने ना JVP भी देख लेंगे। यहाँ पे को टॉर्च हो किसी के पास एग्जाम में टॉर्च लाजमी देखना। अगर कुछ भी रेज नहीं आ रहा तो आपने हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स कर लेना है। हेपेटोजुगुलर यहाँ पे आपका जो आ रहा है इसको दोबारा, ठीक है, इसको आप प्रेस करेंगे। सर उधर हाथ भी रखेंगे ना सर, इधर जुगुलर वेन पे या नहीं रखेंगे कम? आप यहीं से हाथ रखें ना, ऊपर देखोगे तो अगर यहाँ पे कुछ रेस हो रहा है तो उसको देख लोगे, ठीक है। अगर नहीं नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपको एपेक्स बीट मिल जाए तो ये जो JVP की पल्सेशन मिल जाए उसको आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे मैनिपुलर स्टेटनाई के ऊपर रखना है और यहाँ से आपने मेजर कर लेना है। तो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है यूँ करके, एग्जामिनर को शो करने के बकायदा मैंने देखिए। पहले आपने खुद लाइट मारनी है, JVP को नहीं नज़र आती हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स करना है। तो अगर फिर भी नहीं नज़र आती, फिर मिल जाती है, उसको मार करके ना इससे मिलियर जाती है। ये आपका जो कैलकुलेशन अपनी करके उसमें इंक्लूड है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अब आपकी ऑस्कुलेशन कैलकुलेशन होगी, परकशन इसमें नहीं होगी तो आपने अपने स्टेप से एग्जामिनर के आगे। अच्छा, टाइमिंग लाजमी करनी है, और ये चीज़ आप सबके लिए कि आपने ना किलोमीटर के ऊपर हाथ रखना है लाजमी, और उसके बाद सारी जो एरिया है माइट्रल, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी और एओर्टिक, तो इसके ऊपर टाइमिंग ज़रूर करें। आप लोग जल्दी में होते हैं तो आपको खाली स्टेप रखते हैं तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। इवन आपके जो सीनियर्स होते हैं उनको भी आइडिया नहीं, तो एग्जामिनर में पैनिक हो रहे होते हैं, तो कभी यहाँ आते होते हैं स्टेप ये रखते होते हैं, टाइमिंग नहीं पाए। टाइमिंग लाजमी रोटेट से S1 S2, और उसके बाद अगर मरना ठीक हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टाइमिंग लाजमी है। तो आपने इधर देखिए ये टाइमिंग वाली चीज़ लाजमी मटेरियल आता है। ये आपने हॉस्पिटल टेक कर लिया, लेकिन इसमें एक मैनूवर होता है जो आपकी ये वाले जो एरिया और ये वाले, ये आपने हेल्थ एक्सपायरेशन पे सुनने होते हैं, और ये वाले जो दो एरिया होते हैं इनको आपने हेल्थ इंस्पायरेशन पे सुनना होता है। ये वाले जो तो आप इसी तरह पेशेंट को थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाए, अगर वो कंफर्टेबल है ठीक है, तो आपने इसी तरह टाइमिंग करनी है। और यहाँ पे
यहाँ पे रख लेना। ये आपने हेड एक्सपायरेशन पे सुनने ये वाली डायग्नल है। आप उसे कहना आप लंबा सांस बाहर निकालें और रोक दें, ठीक है। तो इससे रोक के यहाँ पे सुनना है, उसके आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जल्दी से सुनना, उसको डिस्ट्रेस नहीं करें। फिर आप यहाँ पे रखिए, अच्छा लंबा सांस बाहर निकालें और रोक दें, ठीक है, हेड एक्सपायरेशन। और उसके बाद उसे कहना आप छोड़ दें सांस, ज़रूर बोलना है कि अपना सांस प्रॉपर है। अच्छा, अब दूसरी बार ये क्या आ गया, अब आपने लंबा सांस अंदर लें और रोक दें, ठीक है, अब छोड़ दें। ये भी ख्याल करना कि ज़्यादा देर सांस रुकवाना है, कि दूसरे एरिया आप लंबा सांस अंदर लें और रोक दें, ठीक, सुन के बस अब आप छोड़ दें। तो ये वाली टाइमिंग बस नॉर्मल ठीक है। तो अब ये वाला जो आपने मैनूवर किया, इससे मरमर थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जो आपकी ये वाले जो एरिया है यहाँ पे, ये माइग्रेन हो गया और ये आपका एओर्टिक हो गया। तो ये आपने हेड एक्सपायरेशन में सुना है, दिखा कि ये थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है। आपने जो लेवल पे वही है 4 ईयर की और बस जल्दी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब क्लास हो रही है तो आपको एज अ रिकॉर्डियन आपको पता होना चाहिए कि हेड एक्सपायरेशन कि सांस बाहर निकाला, रोक लिया, एक वाला माइग्रेन और ये वाला आपका एओर्टिक, ठीक है, हेड एक्सपायरेशन में हो जाएगा। और ये वाला जो एरिया होगा आपका पल्मोनरी और आपका ट्राइगस्ट्रिक, तो ये आपका हेड इंस्पायरेशन। सर एक लाइन कहते हैं कि एक्सपायरेशन में लेफ्ट साइडेड मरमर वो ज़्यादा विजिबल होते हैं। देखो ना, ये जो डायग्नल वाला है ना, ये वाला ज़्यादा आसान है। अच्छा, ये जो बाहर वाला है ना, ये हेड एक्सपायरेशन, ये बाहर की तरफ है। यस सर। अब ये अंदर की तरफ आ गई नीचे से, तो ये आपकी हेड इंस्पायरेशन समझ गया। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ कि हर किसी की अपनी मेमोरी डायगनली हमने करना। डायगनल देखना, ये वाले दो है ना, यूं करके Aortic and mitral। बाहर की तरफ है ना, यूं Yes। करके बाहर की तरफ नीचे से करना, Expiration में तो ये होगा। हेड एक्सपायरेशन है और ये वाला हेड इंस्पायरेशन। इस तरह याद करो, ये Yes, काम sir। होता है। Pulmonary and ये वाला bicuspid। जो मेरी उंगली नीचे वाली बाहर है ना, Yes, sir। डीप की तरफ, Yes, तो ये हेड एक्सपायरेशन, बाहर सांस निकलना, Exit और expiration। ये वाला क्या है, हेड इंस्पायरेशन। Yes, ये sir। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आप आसानी से तो बताओ, तसल्ली से बताओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। Yes, sir। अच्छा, यहाँ पे हो गया जेबी देख ली, मरमर देख ली, फिर आपने एक फिटिंग वीडियो रेटिना देख लेना, ठीक है, वो भी आपका पैल्पेशन का ही पार्ट है। तो आप जब पैल्पेट कर रहे हो तभी आप कर लो, तो वो उस पर कोई मसला नहीं। और एक आपने ना इनको कहना थोड़ा सा उनकी बैठे। अच्छा, यहाँ पे पीछे जो होता है ना, फाइन इंस्पायरेटरी ग्रैव्स होते हैं, वो आपका पल्मोनरी एडिमा, Base of lung। फ्लूइड और ओवरलोड हो, तो वो आपने लाजमी सुनना, ठीक हो गया। सर बेस ऑफ लंग्स पे शायद होंगे सर, आई गेस। जिस तरह आपका पर्स की जिप खोलते हैं ना, Yes, sir। तो उस तरह की आवाज़ आती है। जो कोर्स ग्रैप्स होते हैं, वो जब खुश्क पत्ते पड़े हो ना, जब आप जा रहे होते कड़क कड़क की आवाज़ होती है, दैट इज कोर्स ग्रैप्स, और ये फाइन ग्रैप्स होते हैं। ये हार्ट फेलियर के अंदर आपको मिलते हैं, तो बैक ऑफ द जेट। अब अगर आपके पास कुछ भी टाइम बचा हुआ है, तब आप जाके थोड़ी पल्स शल्स देख लें, बीपी देख लें, लेकिन आपका उसके ऊपर कमांड है एग्जामिनर प्रीकॉर्डियम की कोई चीज़ रह ना जाए, जेबीपी या कोई चीज़ आपकी, फिर आप आके पल्स भी कर लेते हैं अगर टाइम है, कोलैप्सिंग पल्स या ऐसे जो भी करना है, उस पर एग्जामिनर कभी अगर ये मिस भी हो जाए ना, एग्जामिनर फेल नहीं करेगा, अच्छे नंबर देगा, कहेगा इसने जो मैंने कमांड दी थी ना प्रीकॉर्डियम वाली, वो इसने कर दी। अगर बीपी के लिए टाइम है, बीपी कर ले, अगर मिस भी हो जाता तो उससे भी पता है 5 मिनट में इसने अपना प्रीकॉर्डियम कर दिया। तो यहाँ पे आप करके जो भी आपने इधर करना है, पल्सेस करनी है, वो रेडियल डिले करना है, आंखें देखनी है, मुंह से जुबान निकालनी है, वो आपका जो दिल करे आप करते हैं, इन केस आपके पास टाइम हो। स्टार्ट में आपने डायरेक्ट प्रीकॉशन को ही जाना है, क्योंकि देखो उसमें भी इतने स्टेप्स हैं ना कि आपने अपने स्पीड को लोकलाइज किया, जेबीपी देखी, मरमर्स किए, हेड इंस्पायरेशन पे मरमर्स देखी, टाइमिंग्स देखी, फिर आपने पीछे फाइन इंस्पायरेटरी ब्लड पीरियड देखे, पिटिंग पीरियड एडिमा देखा। इसी के अंदर 5 मिनट आपके वहाँ एग्जाम में थोड़ा स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, तो आप कुछ स्टेप्स भूल भी जाते हो, तो आपका वही कंप्लीट होगा। आप बस ये पल्स के लिए खड़े हो गए, खड़े हो गए, आंखें देख रहे हो, उठेगा मैंने कमांड प्रीकॉर्डियम दी है, या आंखें देख रहे, आई का थोड़ी एग्जाम है, तो आई वाला एंड में देख लेना, जबान निकालना, जीपी अलग हो जाएगा, वो स्टार्ट में नहीं करना, थोड़ा सा शॉर्ट किस है, डायरेक्ट 5 मिनट के लिए प्रीकॉर्डियम को, और फिर एंड के लिए कहना आपका प्रॉब्लम शुरू हो, ये आदमी फील करना है, छोटा शर्ट ऑफ है तो आप अपनी शर्ट पहन खुद नहीं पहनानी,
मतलब आप कोई नर्सिंग असिस्टेंट थोड़ी आप कहना आप अपनी शर्ट पहने तो अगर थोड़ा सा कहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप ईद के कपड़े आप उतार रहे हैं और पहना रहे हैं, बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि एक पेशेंट आया मैं कहूँगी आप कमीज उतारी हैं, उसकी कमीज खुद खींच के ऊपर, किसी को अच्छा लगता है कि किसी कपड़े ऊपर नीचे करो, तो आपने ना उसको कहना आप अपनी कमीज उतार लें या आप अपनी कमीज पहन लें रिस्पेक्ट के साथ और उसको रिस्पेक्टफुली कहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपकी खत्म होगी, ये नहीं कि कमीज़ें भी आप उतार रहे हैं, कमीज़ें आप पहना रहे हैं, वो ना बहुत मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ना जब एग्जाम में का आप कमीज़ खींच के होते हैं, कमीज़ों को नहीं कपड़ों को नहीं छेड़ना, वो पेशेंट भी डिसरिस्पेक्ट फील करता है। तो आपने अपनी डिग्निटी में पेशेंट अगर फीमेल पेशेंट है तो ID चेक ऑन होना चाहिए, फीमेल अटेंडेंट आपके साथ होनी चाहिए, फिर आप क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए। और आपकी एग्जामिनेशन में पेशेंट थोड़ी सी भी चीज़ मान ले ना या कहें मुझे दर्द हुआ है, अब उस दिन हमारी PG की वो एग्जामिनेशन कर रही थी, चेस्ट ट्यूब दर्द थी, तो उसने ना चेस्ट ट्यूब के बाद हाथ थोड़ा सा उसने कहा जोर से चीख मारी तो वो वहीं फेल मतलब एग्जाम में। तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या दर्द नहीं करना चाहिए, और अगर वो थोड़ी सी भी या बुखार कर देना तो आप वहीं फेल हो गए। मरीज को और जोर से दबाना भी नहीं, अगर उसे दर्द हो रहा है उस एरिया को ज़्यादा नहीं करना, वो चीखें मारे तो आप फेल हो। एग्जाम में पढ़ा कंपोज होके आना और पैनिक नहीं होना, यही चीज़ें होती हैं जो अभी मैं करा रहा हूँ, यही आपने परफॉर्म करना है। चेस्ट ट्यूब वाली साइड पे ना उसमें बाबे को दर्द हो रहा था, तो उसने यूँ करके यूँ किया, बाबे ने कहा चीख मारी हुई किसी दर्द, फिर बाबा कहते तुम्हें पता नहीं है वहाँ नजदीक गली फिर हाथ भी ऊपर कर रहे हो, तो वो फेल हो गई। मतलब वो ये कि आपने पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं देंगे, आप वहाँ पे इतने कंपोज होके जाएं फिर आपका एग्जाम। सर आपने कहा था CVS और प्रीकॉर्डियम अलग अलग है ना, अभी ये जो आपने किया ना ये प्रीकॉर्डियम है सारा। CVS के अंदर आप पल्सेस देखते हो, पेरिफेरल पल्सेस और सारी रेडियो फेमोरल डिले, ब्लड प्रेशर, आपका एंकल ब्रेकियल इंडेक्स जो होती है, यहाँ पे भी BP लिया, यहाँ पे भी BP लिया, वो पूरा CVS। लेकिन सर हार्ट के ऊपर तो काफ़ी हद तक सेम ही रहेगा ना, मतलब उस पर भी ऐसे हाथ रख के Z पैटर्न करेंगे या नहीं? स्टार्ट में ना आपका प्रीकॉर्डियम आने तो आप प्रीकॉर्डियम को ही देखो, मेरा कहने का मकसद ये आपका प्रीकॉर्डियम के स्टेप्स मिस हो जाते हैं ना, यस सर, तो आपका बाकी चीज़ें करने का कोई फायदा नहीं। आंखें देखिए, आंखों का क्या काम है? नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ अगर प्रीकॉर्डियम की जगह CVS का अगर आता है तो उसमें हम हार्ट के ऊपर वही पैटर्न ही रखेंगे ना? उसमें आपका प्रीकॉर्डियम इज इंक्लूडेड, लेकिन वो आपने लॉन्ग केस के अंदर। अच्छा लॉन्ग केस के अंदर ना देखो, लॉन्ग केस जो आएगा स्टार्ट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से करना है, उसमें आपने सारा डिटेल करना है, तो उसमें आपने कुछ नहीं मिस करना। ये छोटा सा एग्जामिनेशन है 5 मिनट का, लेकिन जो आपका लॉन्ग केस है CVS का, उसमें ये पार्ट इंक्लूडेड है, मतलब प्रीकॉर्डियम की एग्जामिनेशन उसमें भी है। यस सर, लेकिन टाइमिंग के साथ ना थोड़ा सा अपने आप को ट्यून कर लो कि ये आपकी घड़ी लगी हो स्टॉप वॉच वाली, और आपको पता हो कि मैं कितनी देर हिस्ट्री ले रहा हूँ, कितनी देर में? कितनी देर एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। हमने इस तरह किया था जो हमारा एग्जाम था, हम 8 मिनट की हिस्ट्री लेते थे, 8 मिनट हमसे लगाए हुए थे, जो क्योंकि 8 मिनट में पूरी हिस्ट्री थी, 16 मिनट का एग्जामिनेशन था, और उस एग्जामिनेशन के अंदर हम हिस्ट्री के पॉइंट्स पूछते रहे कि जितने हो गया 8 और 16 24 मिनट। तो जो आपके बाकी 6 मिनट थे उसमें आप ना लॉन्ग केस को थोड़ा सा कंपोज कर लेते कि ये मैंने क्या देखा है, क्या मेरा प्रोविजनल डायग्नोसिस है, क्या मेरी डिफरेंशियल है, मैं केस को कहाँ लेके जाऊँ, मैंने क्या बताना है एग्जामिनर को, और क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। वो कहते हैं टेल द इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फाइंडिंग्स जो आपको इसमें मिली, और व्हाट इज़ योर लॉन्ग केस ना, आप इसको प्रेजेंट करें। तो वो 5-6 मिनट जैसी 8 होना, नेक्स्ट 16 में आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया, फिर पूछना नहीं है, फिर आप लग जाओ शुरू हो जाओ, जो कुछ देखना है एग्जामिनेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, JVP सब कुछ देख के ना, जो अगर बीच में कोई सवाल याद भी आता है तो आप एग्जामिनेशन के अंदर ही पूछ सकते हो, पूछने की इजाज़त होती है, कोई मना नहीं करता कि चाचा जी आप कहीं उधर लकड़ियाँ तो नहीं जलाते थे, अब आपको जहर में याद आया या आप क्या काम करते थे, तो वो भी पूछें और एग्जामिनेशन अपना जारी रखें, क्योंकि आप हिस्ट्री पे भी इतना टाइम नहीं लगा सकते, एग्जामिनेशन पे दोनों कंपोनेंट्स को आपने वन एट द सेम टाइम प्रॉपरली टाइमिंग करनी होती है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और सर आपने एक बोला था फाइन क्रेप्स और क्रेपिटेशन, जो फाइन क्रेप्स और कोर्स क्रेप्स। फाइन क्रेप्स ये होते हैं, देखो आप ना जो जिप खोलते हैं ना पर्स, यस वो फाइन क्रेप्स, वो फाइन क्रेप्स, और कोर्स क्रेप्स को खुश पत्ते पड़े ना,
उस पे जब आप चल रहे हो ना क्रैक की आवाज रसलिंग ऑफ हो जो तो वो कोर्स और सर ये दोनों बेस ऑफ द लंग्स भी हमें मिलेंगे सिर्फ क्रैप कहीं पे भी मिल सकते हैं। बाद में क्रेपिटेशन इतनी ज़्यादा जो फाइन है वो तो ज़्यादा आपको बेसिस पे मिलती फाइन वाले है। फाइन जो बेस ऑफ द लंग है वहाँ पे, समझ गया सर। क्योंकि वो पल्मोनरी एडीमा होता है, हार्ट फेलियर होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड आता है तो वो मिलता है। अगर इन्फेक्शन भी है, इन्फेक्टिव एटियोलॉजी है, कोई LRTI है या ब्रोंकोस्पाज्म, तो उसमें आपको कोर्स कर सकते हैं। तो मेडिसिन आसान है और थोड़ा सा टैक्टफुली चले तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होता है कि वो सबसे ऊपर की स्पेशलिस्ट, उससे हर चीज़ आती है। वो गायनिक को भी देख सकता है, वो हर चीज़ में अगर कोई भी ना मिलेगा, आँख वाला भी ना मिले, वो भी इधर आ जाता है, सर आप दवाई बताओ, फिर हमारी आँखें खराब हो जाती। ठीक हो गया। तो ये आपका लॉन्ग केस था, वो रिकॉर्डिंग की एग्जामिनेशन। शॉर्ट केस किसी को कोई इशू हो इसमें? अच्छा, थोड़ा सा मैंने नहीं बताया, इसमें होती एक और चीज़ है, वो थोड़ा सा एडवांस है। अगर आपको एपेक्स बीट नहीं मिली तो फिर आप क्या करेंगे? एक मैन्यूरा होता है, इसको कहते हैं लेफ्ट लैटरल। आपको इसी करवट लेनी है। Yes, sir. तो करवट लेने वाला मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये पार्ट वो हार्ट करीब आ जाता है करीब बॉल आ के। जाता है, तो आपको कहते हैं थोड़ी सी करवट उस तरफ लेनी है। तो आप यूँ करके लेते हैं। इवन आपने मरमर सुनना है, Yes, sir. अगर आपको नहीं आया तो आप कहते हैं लेफ्ट लैटरल, तो जब फिर आप सर obese पेशेंट्स में भी हम ये कर सकते हैं, ये भी पढ़ा तो था। वो आपसे पूछते हैं कौन कौन सी मैन्यूवर चल सकते हैं। अगर आपको एपेक्स बीट नहीं मिली तो इस केस में आप लेफ्ट यस सर, ठीक हो गया। यस सर। राइट लैटरल किसमें करते हैं? वो जो आपने केस नहीं बताया था टेक्स्ट और कोई DCMD का कोई केस देखा? TCL CMD स्प्लीन को कैसे करते हो? स्प्लीन जब कर रहे हो तो उसको कहते हैं इधर कर रहे हो, उसको आप राइट लैटरल में बोलते हो। स्प्लीन आप इधर अंदर लेकर GIT पे हो। वैसे आपको एग्जामिनर कभी पूछ सकता है ना कि आपने लॉन्ग केस में कि लेफ्ट लैटरल किया तो क्यों किया, आपको एपेक्स बीट नहीं मिली, तो कहेगा राइट लैटरल कब करते हैं। एग्जामिनर बड़े तेज होते हैं, वो आपको उसी वक्त फंसाते हैं, वो कहते हैं राइट लैटरल किस टाइम। स्प्लीन के केस जब आप स्प्लीन कर रहे होते हैं ना, तो उसको कहते हैं आप इधर हो तो आप स्प्लीन करते हैं। और सर उस केस में अगर उस पेशेंट की स्प्लीन ना पैल्पेट हो रही तब हम उसको राइट लैटरल करते राइट हैं, लैटरल, लेकिन करना जरूरी है। और सिर्फ स्प्लीन के लिए। बार बार बड़ी होगी यहीं से आपको Yes, sir. डायरेक्शन मिल जा रहा है। यस सर, अगर नहीं मिली तो आप उसको राइट लैटरल करोगे, अपनी तरफ करोगे। Yes, तो sir. ये राइट साइड है तो राइट लैटरल होगी स्प्लीन को करने के लिए। अब ये आपका ना एग्जामिनर आपको बड़ा रोल रहा होता है, तो वो पूछता है अच्छा लेफ्ट लैटरल, आप वो पूछ भी सकता है कि अगर आपको एपेक्स बीट नहीं मिली तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि मैं लेफ्ट लैटरल मैन्यूवर करके फिर देखूँ, तो वो कहेगा राइट लैटरल काम करते हैं। वो स्प्लीन के लिए हम कहते वो हैं। स्प्लीन के लिए, लेकिन वो एकदम से आपको ना टेस्ट करेगा आपके नॉलेज को कि भाई इसने अभी आप होंगे उसमें CVS में होंगे ना, तो आपका भी कमांड भी प्रिकॉर्डियम, लेकिन एग्जामिनर आपको GIT का भी सवाल बीच में हैंग देता है, तो देखना चाहता है कि आप कितने कंपोज हो या कितने आप पैनिक हो जाओगे। राइट लैटरल राइट, तो आप उससे कोई हार्ड की भी चीज़ कह दोगे, आप कहोगे यहाँ मरमर आ रहा था उसमें, वो कहेगा इसको तो कुछ नहीं आता। तो एग्जामिनर को पता होता है आंसर, वो आपको सिर्फ प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो आप एग्जाम में फंसते हो ना, उसका मसला यही होता है कि एग्जामिनर आपसे वो हमेशा ऊपर हो, तो उसको कभी चैलेंज नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि आप गलत हैं, बुक में ये लिखा हुआ। एक हमारा स्टूडेंट था, वो बड़ा लाइक था, तो वो फाइनल की तरह ना उसने कहा, सर ने कुछ कहा उसको एक्सटर्नल, तो उसने कहा नहीं सर बुक में ये लिखा हुआ। उसने कहा बच्चे तू तो फेल है, क्योंकि एग्जामिनर को आपने चैलेंज नहीं करना किसी भी जगह, वो आपसे हमेशा ऊपर है, उसके हाथ में आपके मार्क्स हैं। तो अगर वो कह रहे हैं ना ये वाली चीज़ है, तो आपको जी सर यही होगा, खामोश हो जाना। ज़्यादा बहस मुबाहिसा किया ना तो एग्जामिनर बहुत माइंड करते हैं। वो सीनियर होते हैं, बुजुर्ग बाबे होते हैं, फिर वो घरों में भी बाबे किसी की बात सुनते नहीं है, तो यहाँ एग्जाम में तंग नहीं करना। वो हम उनके बच्चों की जगह होते हैं, जो आपके प्रोफेसर होते हैं, बूढ़े बाबे 50-60 के रिटायर्ड, तो वो जो कह रहे होते हैं ना, मैंने जी सर आप ठीक हो, हमसे गलती हुई। फिर क्या राइट लेफ्ट ये आपने वो टेक्स्ट को कर सर ये राइट में सिर्फ स्प्लीन की वजह है या इसके अलावा कोई और भी हम कॉजेज बता फिर सकते आप हैं? उसमें ना जो आपका वो कर रहे होते हैं ना शिफ्टिंग डलनेस, यस सर, शिफ्टिंग डलनेस में भी आता है, समझ जो गया। आप उसकी कर रहे होते हैं करके टी बना रहे होते हैं ना, Yes, तो sir. उसमें भी आप अपनी तरफ करते हो। समझ गया सर। तो ये आपका एग्जामिनेशन हो गया, मुझे पता होना चाहिए।